प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम शिक्षण विधियों के टॉपिक के में फर्स्ट टॉपिक के रूप में जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन निर्धारित है, उस टॉपिक को आज सबसे पहले ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है समितियां, आयोग व शिक्षाविद जिनका संस्कृत के विकास में योगदान रहा, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो रीट के इस पाठ्यक्रम में एक प्रश्न इससे संबंधित होता है। या तो उसमें किसी समिति की स्थापना का वर्ष पूछा जाता है, या समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, या उस समिति को किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था उस कार्य के बारे में पूछा जाता है, या उससे संबंधित कोई राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति है उसका नाम पूछा जाता है। लेकिन विशेषकर ज़्यादातर स्थापना वर्ष के बारे में कुछ इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से तैयार किया है, जो प्रामाणिक स्रोत हैं उनसे इस टॉपिक को तैयार किया है। अप्रामाणिक कुछ इसके अंतर्गत कई जगह पर प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ प्रामाणिक स्रोत जो ऑथेंटिक बुक्स है उनसे उन स्रोतों से इस पाठ्यक्रम को के इस बिंदु को तैयार किया गया है। इसलिए इसके अंतर्गत जो समितियां हैं, जो शिक्षाविद हैं जिनका संस्कृत में योगदान रहा है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके इस भाषा संस्कृत की भाषा फर्स्ट और सेकंड लेवल, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ऐसा प्रश्न प्रष्टव्य है। इसलिए याद रखें, इस टॉपिक को आप इस तरीके से तैयार करें। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा के अंतर्गत कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव किया गया। हालांकि 1835 की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से बहुत कुछ प्रभावित है हमारी शिक्षा अभी भी, लेकिन फिर भी स्वतंत्र भारत में एक नया आयाम मिला, हमको आज़ादी मिली, और उस आज़ादी के तहत हमने हमारे शिक्षा के ढांचा में कुछ परिवर्तन को आगे बढ़ाया, और उसी के संदर्भ में कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनाई, कुछ आयोग बनाए, कुछ शिक्षाविदों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। इसलिए आप देखें, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बांटें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 से ये शिक्षा के अंतर्गत कुछ फेरबदल प्रारंभ हुए थे। इसलिए हम एक कथानक की भांति, एक कथा जिस तरह से कोई कहता है उसके रूप में हम उसके आगे क्या हुआ, ऐसी विषय वस्तु के आधार पर इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। 1948 में जब शिक्षा में परिवर्तन के रूप में नाम आया, तो ऐसी स्थिति में दो मुख्य बातें आई 1948 में। वो क्या थी? एक तो इसमें था आचार्य नरेंद्र देव समिति, और एक था इसमें विश्वविद्यालय आयोग। और वो विश्वविद्यालय आयोग 4 नवंबर 1948 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। तो याद करिए, देखिए ध्यान से। 1948 में दो समिति और आयोगों ने काम प्रारंभ किया था। एक था आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, जिसने मूल्यांकन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मूल्यांकन को आधार मान करके आचार्य नरेंद्र देव समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था। ये क्वेश्चन पिछली रीट एग्जाम में भी पूछा गया था कि आचार्य नरेंद्र देव समिति ने अपना मूल्यांकन से संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। सत्र के रूप में पूछता है तो 1948-49 हम लिख सकते हैं। 1948 के रूप में इसका उत्तर होगा। इसके बाद है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो विश्वविद्यालय आयोग के प्रवर्तक थे।
और उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 4 नवंबर 1948 को। 1948-1949 के बीच में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय आयोग के संस्थापक रहे, प्रवर्तक रहे, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्या विशेष बात थी? एक तो कौन सी समिति कब गठित हुई, उसका अध्यक्ष कौन है और उसने किस क्षेत्र में काम किया, ये 3 तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें। इससे संबंधित आता है तो आपको मूल्यांकन भरना है उसमें उत्तर। और 4 नवंबर 1948-49 के रूप में विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पूछता है तो यहाँ इस आयोग ने संस्कृत के लिए क्या किया, एक बिंदु है केवल संस्कृत के लिए। इसने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसका 131वां पृष्ठ है, जिस पर संस्कृत को आधार माना गया, आधार मानकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और उन्हें कहा था कि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये 3-4 बातें आपको विश्वविद्यालय आयोग के गठन से संबंधित, इसके आधार पर आपको याद रखनी। इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग का नाम क्या था, संस्कृत के बारे में विशेष महत्व कौन से पृष्ठ पर उल्लेखित है और उसमें क्या बिंदु थे माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद 1952-53 में 23 सितंबर 1952-53 को एक आयोग गठित किया गया और उस आयोग का नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को और 1953 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखिए, हम एक क्रम बना रहे हैं पूरे शिक्षाविद आयोग और समितियों का। उसमें हम ये देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन सा क्रम रहा, पहले कौन आया, उससे काल क्रम से भी आपका कभी क्वेश्चन आता है तो उसको आप राइट कर सकते हैं कि पहले कौन सा आयोग आया, उसके बाद कौन सा आयोग आया। तो ऐसी स्थिति में हम 1952-53 में आपका ये मुदालियर आयोग के नाम से है। इसके बाद अब इसने क्या कार्य किया था, क्या विशेष बात थी इसके समय में? मुदालियर आयोग द्विभाषा सूत्र को संशोधन के रूप में जाना जाता है। द्विभाषा सूत्र का संशोधन किसके द्वारा किया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। अब द्विभाषा सूत्र में एक भाषा विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा को चुना गया था और शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत का नाम उल्लेखित है। इसलिए इससे संबंधित जहाँ संस्कृत का कोई प्रश्न बनता है तो वो ये प्रश्न बनता है, इसमें इसके आधार पर शास्त्रीय भाषा का द्विभाषा सूत्र में संशोधन कौन से आयोग के द्वारा किया गया, तो वहाँ आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग उत्तर भरना है। उसका अध्यक्ष का नाम पूछता है तो ये बताना है, उसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो ये पूछना है, दिनांक पूछे तो 23 सितंबर है। इसके पश्चात कालक्रम के दृष्टिकोण से 1956 में 56-57 देखिए 1948-49, 1952-53, 1956-57, यहाँ 1 अक्टूबर 1956-57 को संस्कृत आयोग, राष्ट्रीय संस्कृत आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। 1957 अक्टूबर में ही इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, 1 साल बाद में।
और इसने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कहा था कि माध्यमिक कक्षा में संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरी विषय वस्तु थी कि संस्कृत के ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाया जाना चाहिए। तीसरा था संस्कृत की संस्थाओं को, संस्कृत के विद्वानों को उचित सहायता प्रदान की जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और चौथा था संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाए। ये मुख्य बिंदु थे संस्कृत आयोग के, जिसने कहा था कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, संस्कृत के ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए, उनको संस्कृत की संस्थाओं को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार के संस्कृत आयोग के उस प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु थे। याद रखें, इसमें कुल 9 सदस्य थे और उन 9 सदस्यों में से राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। विशेष क्वेश्चन है इसका अध्यक्ष वाला, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और कुछ समय के बारे में भी तो 1 अक्टूबर 1956-57। इसके बाद देखिए 1964 से 66, ये 2 वर्ष का, 1964 से 66, और ये तारीख थी 14 जुलाई। 14 जुलाई 1964 को एक आयोग की स्थापना हुई थी और वो था शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम कोठियारी आयोग भी है। कोठियारी आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी उस समय 14 जुलाई 1964 को जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधानाचार्य थे। उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रधानाचार्य का पद हुआ करता था, आजकल उसका अध्यक्ष होता है। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी उस समय उसके प्रधानाचार्य थे और उनको शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 14 जुलाई 1964 को। इस आयोग की मुख्य बात क्या थी? इसने ये कहा था, अब याद रखें, यहां आकर के त्रिभाषा सूत्र अपनी स्थिति में आ गया था। यानी इस आयोग ने ही सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को प्रारंभ किया था और त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा अंग्रेजी, एक क्षेत्रीय भाषा या हिंदी और एक कोई तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या अन्य कोई भारतीय भाषा जिसको लिया गया था। तो तीसरी भाषा जो थी, संस्कृत जो भाषा है त्रिभाषा सूत्र में, उसकी क्या स्थिति, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो उसमें आपको वैकल्पिक भरना है। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान वैकल्पिक है। उसके लिए कहा गया है कि उसकी जगह पर आप दूसरी भाषा का चयन भी कर सकते हैं, जैसे उर्दू भाषा आदि का चयन भी कर सकते हैं। यद्यपि इस समय वर्तमान में अधिकांशतः संस्कृत ही तृतीय भाषा के रूप में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ अंग्रेजी और जहाँ क्षेत्रीय भाषा अगर अंग्रेजी है तो वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी, और दूसरी भाषा के रूप में फिर अंग्रेजी, और तीसरी भाषा के रूप में कोई भी राष्ट्रीय संघ की भाषा, संस्कृत अथवा अन्य कोई भी भाषा जो एक वैकल्पिक भाषा के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसको, ये शिक्षा आयोग को हम पढ़ेंगे इस दृष्टि। इसके बाद देखिए 4 आयोग हुए अपने, अंत में था 64-66 में कोठियारी आयोग। उसके बाद एक संस्कृत की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना हुई थी और वो 1970 में हुई थी और उसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली यानी केंद्र सरकार के द्वारा 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली की स्थापना हुई थी, जो भारतवर्ष का संस्कृत का सबसे बड़ा संस्थान है। वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। याद रखें, इसमें ये सत्र अवश्य याद रखें कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 1970 में हुई थी। किसके अधीन संचालित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके आधार पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कई परिवर्तन वर्तमान समय में किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नाम भी उन्हीं की देन है। इनकी जगह पर इसका नाम परिवर्तन किया गया है। इसके बाद देखिए, 1 सितंबर 1961, हालांकि 64-66 में हमारा आयोग गठित हुआ था, कोठारी आयोग, वो आयोगों की बात थी। इसके बाद 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। कभी कभी ये डेट पूछता है, 1 सितंबर 1961, 1 जुलाई 1961, तो हमको याद रखना है 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। एनसीईआरटी से तात्पर्य है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसके रूप में इसका नाम है। नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस नाम के आधार पर इसका कभी कभी पूर्ण नाम भी पूछ लेता है। तो एन से तात्पर्य है राष्ट्रीय, सी से तात्पर्य है परिषद, ई से है शैक्षिक, आर से है अनुसंधान और टी से है एवं प्रशिक्षण। ये इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस संस्थान की स्थापना 1 सितंबर 1961 को नई दिल्ली में हुई थी। क्या है इसका? कक्षा 10 और 12 के सिलेबस का निर्धारण उसके द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा मान्य है। इस जैसी ही एक संस्था और है, उसका नाम है SIERT, जिसका वर्तमान नाम SCERT हो गया है। याद रखें, NCERT के साथ SIERT और SCERT इसके, हाँ तो देखिए SIERT SCERT को R से भी जोड़ सकते हैं, राजस्थान स्टेट। वैसे स्टेट काउंसिल जो NCERT की फुल फॉर्म है वो इसमें पूरी की पूरी काम कर रही है, केवल N की जगह S है। N का मतलब राष्ट्रीय होता है, S का मतलब स्टेट होता है, राज्य होता है। और स्टेट कौन सा? R लगा देंगे तो स्पेशल राजस्थान के लिए हो जाएगा। तो RSCERT अब वर्तमान में इसका ये नाम है। अब याद रखें, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा, ये जो चेंज हुआ है इसको आप अच्छी तरह से याद रखें कि यहाँ पर ये जो चेंज हुआ ये 14 अगस्त 2018 को हुआ और ये था आपका 1978 में उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। SIERT उस समय उसका नाम था और वो वहां पर इसके रूप में 11 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1978 उदयपुर में SIERT की। और वर्तमान में इसका नाम RSCERT है, जो परिवर्तन हुआ 14 अगस्त 2018 को। उदयपुर में ये राज्य का शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद संस्थान है। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वहाँ NCERT, यहाँ RSCERT है। पूरा नाम इसी तरह का है। राष्ट्रीय की जगह आपको राज्य याद रखना है, उसमें 1 सितंबर 1961 याद रखना है, इसमें 11 नवंबर 1978 के रूप में इसको याद रखना है कि 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। लेकिन 14 अगस्त 2018 को उसका नाम परिवर्तन हुआ, इसके रूप में याद रखें। यहाँ पहले इसके अंतर्गत क्या था, अब कुछ चेंज हुआ इसमें। अब इसमें कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण यही कर सकेगी संस्था। पहले इसमें 8वीं तक की पुस्तकों का ही निर्माण होता था। अब उसके आगे का भी इसमें प्रोसेस प्रारंभ हो गया है, इसलिए अब इसके स्थान पर ये परिवर्तन
हो गया है। NCERT, SIERT, उसका नाम RSCERT है। एक संस्थान और याद रखें, एक है NCTE। इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। NCERT, RSCERT, NCT, ज़्यादातर संभावना ये नामकरण चेंज होने वाली बात है। इसमें हो सकता है कि कब इसका नाम ये परिवर्तन हुआ, आप ये सा याद रखें। और ये संस्थान कहाँ है, ये उदयपुर में है। और पूरा नाम क्या है इसका, तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में याद रखें। NCT क्या है, देखिए NCT में, NCT का मतलब है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से NCT है। BEd STC कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, NCT। से प्रश्न आता है BEd से संबंधित पाठ्यक्रम को जो पंजीकृत करने वाली संस्था कौन सी कहलाती है, उसका नाम क्या है, तो उसको कहेंगे हम NCTE। वैसे तो ये संस्थान 1973 में ही स्थिति में आ गया था, लेकिन तब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। 1993 में एक कानून बनाया गया और 1995 से इसने उस कानून के तहत अपना कार्य प्रारंभ किया। इसलिए 1995 की डेट आप याद रखेंगे, 17 अगस्त 1995, ये डेट याद रखेंगे। इस दिन से इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संवैधानिक दर्जे के तहत इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था, NCTE। तो 3 संस्थान आपको ये याद रखने हैं, NCERT, SCERT, NCTE और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो 1970 में हुई थी। ये 1961 में, सबसे पहले कालक्रम भी याद रखना है। 1 सितंबर 1961 NCERT की स्थापना हुई। उसके बाद 61 के बाद 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई नई दिल्ली में। उसके बाद SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में हुई। और उसके बाद 17 अगस्त 1995 को NCT के द्वारा, NCT यानी नेशनल काउंसिल टीचर्स फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई। ये सब नई दिल्ली के संस्थान हैं। केवल SIERT या RSCERT ये उदयपुर का संस्थान है जो राजस्थान स्टेट से संबंधित है। ये कुछ अनुसंधान और परिषद थे, वो थे कुछ आयोग। इसके बाद एक आयोग राममूर्ति आयोग के नाम से गठित हुआ। राममूर्ति आयोग ने संस्कृत के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो रहा था राममूर्ति आयोग का। ये राममूर्ति आयोग 1990 में आया था और इसने ये कहा था कि संस्कृत जो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का जो वैकल्पिक दर्जा है वो संस्कृत एक अनिवार्य भाषा के रूप में होनी चाहिए, कॉलेज स्तर पर भी और माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर भी वो कॉलेज एजुकेशन के रूप में उसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा योगदान राममूर्ति आयोग का था। इसी तरह एक वैज्ञानिक भी हुए थे CV रमन, उन्होंने भी संस्कृत को भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरह का अनिवार्य भाषा के रूप में अपना विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद देखिए 1971 राममूर्ति आयोग, 1990 में राममूर्ति आयोग ने संस्कृत को अनिवार्य बनाए जाने पर जोर दिया था। CV रमन ने भी संस्कृत को भारत की एक राजभाषा के रूप में मानने के लिए अपना विचार प्रस्तुत किए थे। 1971 में एक समिति आई थी, VKRV राव समिति, जिसने ये कहा था कि बालकों का जो प्रगति पत्र है उसमें आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का पृथक पृथक अंकन किया जाना चाहिए, जिसमें पहले आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को अलग अलग दर्शाया नहीं जाता था। तो उसने VKRV राव समिति ने 1971 में ये अपना निर्णय दिया था कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का पृथक पृथक उसमें निर्धारण किया जाना चाहिए।
और 1975 में एनसीईआरटी ने आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया था। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आता है एनसीईआरटी ने किस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन को प्रभावी बनाने पर बल दिया था, तो वहां आपको 1975 भरना है। वी.के.आर.वी. राव समिति के बारे में कोई प्रश्न आता है तब आपको उसमें 1971 उसमें आपको उत्तर भरना है। 1971 के रूप में, 1975 के रूप में, ये दोनों संस्थानों ने इस तरीके से आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन पर काम किया था। इसके बाद में अब आते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर। समितियों के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तक स्वतंत्र भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई। पहली है 1968, दूसरी है 1986 और तीसरी है 2020। देखिए 1968, 1986 और 2020, जब 2020 की शिक्षा नीति नहीं बनी थी, उससे पहले 1986 की शिक्षा नीति को राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति कहा जाता था। लेकिन अब ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति नहीं रह गई, अब राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के रूप में 2020 को लिया जाएगा। 1968 और 1986 की जब शिक्षा नीति थी, तब 1986 की शिक्षा नीति को राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति कहा जाता था। अब देखिए क्या इनमें विशेषताएं रही। सबसे पहला, यानी ये जब इसी वर्ष इस शिक्षा नीति को मान्यता दी गई है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें हम। इस पर जो आगे नए नए कुछ और परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, नए नए संशोधन इसमें आएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो भी आता है उसको हमको अच्छी तरह से देखना है। 1968 और 1986 की शिक्षा नीति पुरानी हो चुकी है, यहाँ से अब कोई संबंध, इस तरह का कोई प्रश्न आने की संभावना कम है। एक क्वेश्चन तो यही कि 1986 और 2020 के बीच 34 वर्ष का अंतराल है और 34 वर्ष बाद एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है। और 68 और 86, 68 में ये कहा था कि त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत होनी चाहिए अनिवार्य, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। 1986 में इस पर कुछ विशेष लिया गया था और उसमें 10+2+3 की शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें आधार पर संस्कृत को एक अनिवार्य रूप में दर्जा दिया जाने की बात कही थी और उसी के बाद से तृतीय भाषा के रूप में एक वैकल्पिक संस्कृत को 1986 में लिया गया इसके आधार पर। इसके बाद 1986 के बाद 2020 नई शिक्षा नीति, बहुत समय के पश्चात एक नई शिक्षा नीति आई है। इसके संदर्भ में 3, 4, 5 बातें आप अच्छी तरह याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसको एक अध्यक्ष का नाम याद रखना है आपको, के कस्तूरीरंगन, जो पहले इसरो के अध्यक्ष थे। उनको इस समिति का मसौदा तैयार करने के लिए उसका अध्यक्ष चुना गया और ये काम उनको 2017 में दिया गया था। जून 2017 में उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे जून 2017 में इनको इसका अध्यक्ष बनाया, इस कमेटी ने, इनकी समिति ने इस कार्य को करते हुए और 2019 में, मई 2019 में उन्होंने इसका मसौदा प्रस्तुत किया था, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ये कुछ डेट और महीने हैं जिनके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कब इस समिति के 2020 शिक्षा नीति का प्रारूप का अध्यक्ष कब चुना गया था? जून 2017 में। और उसके बाद उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन मसौदा प्रस्तुत किया था कब? मई 2019 में, और उसको जुलाई 2020 में कैबिनेट की मोहर लगी थी और तब उसको एक नई शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये इसलिए इसको 2020 की शिक्षा नीति कहा जाता है। अब ये तो हुई इसके डेट से संबंधित प्रश्न। अब 2020 की शिक्षा नीति के पश्चात अब इसमें क्या कुछ मुख्य परिवर्तन क्या रहे, उसके आधार पर याद रखें कि इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कल भी मैंने आपको बताया था, कि इसमें बालक जब 3 वर्ष का होगा, उसके पश्चात 3 वर्ष का होने के पश्चात उसको 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत LKG, UKG आदि कक्षाओं के लिए
और प्रथम जो पूरा 5 वर्ष का जो अंतराल है, जिसमें 3 वर्ष ये भी जुड़े जाएंगे और 2 वर्ष ये कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, तो प्रथम पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वो 5 वर्ष का होगा इसमें। उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के लिए 3 वर्ष, और 6, 7, 8 के लिए भी 3 वर्ष, और 9, 10, 11, 12 के लिए 4 वर्ष। इस प्रकार ये 5+3+3+4 के फॉर्मूले के आधार पर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपना काम करेगी, जिसमें आंगनवाड़ी के प्रथम 3 वर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके पश्चात बालक प्रथम और द्वितीय कक्षा में, और उसके पश्चात फिर उसकी 12 वर्ष की कक्षा जो एजुकेशन है वो पूरी की जाएगी। इसमें कक्षा 10 को बोर्ड के रूप में हटा दिया गया है, अब केवल कक्षा 12 का ही बोर्ड रहेगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 में एक तरह से सेमेस्टर स्थितियाँ रहेगी, उसमें कोई बोर्ड नहीं रहेगा 10th का, और वहाँ 12वीं क्लास को ही बोर्ड माना गया। और इसमें एमफिल की जो डिग्री कॉलेज स्तर पर दी जाती थी, उसको भी इसमें हटा दिया गया है। अब कॉलेज स्तर का जो अध्ययन है वो भी 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा। उसमें अगर बालक एमए करना चाहता है तो उसको 4 वर्ष का डिग्री कोर्स दिया जाएगा। प्रथम 1 वर्ष का जो कोर्स है उसको सर्टिफिकेट के नाम से दिया जाएगा। सेकंड 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको डिप्लोमा के नाम से दिया जाएगा। 3 वर्ष को डिग्री के नाम से दिया जाएगा। 4 वर्ष उनके लिए डिग्री दी जाएगी जो एमए करना चाहते हैं। इसमें यह और सुविधा है कि 1 वर्ष में जैसे आपको सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद में आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरे में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार की इसमें कोई रोक नहीं है, एक स्वतंत्रता दी गई है कि बालक अपना कोई भी दूसरे पाठ्यक्रम को भी चुन सकता है। कक्षा 6 से इसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें जोड़ी गई है कि बालक कक्षा 6 से ही कृषि आदि जो व्यावसायिक शिक्षा है उनकी तरफ भी उनका ध्यान अग्रसर होना चाहिए। इन आधारों को, इन बिंदुओं को लेकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इसके आधार पर जितने भी अब परिवर्तन होंगे, जैसे आगे की जो वैकेंसीज है, आगे की जो टीचर्स की ट्रेनिंग्स है, उनमें भी कुछ साक्षात्कार को भी महत्व दिया जा रहा है कि साक्षात्कार जरूरी हो जाएगा। ऐसे इन बिंदुओं पर कुछ हो सकता है बाद में कुछ संशोधन हो जाए, कुछ विधेयक संशोधन के रूप में लाए जाते हैं, तो उससे कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में इस तरह के प्रश्न इन पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन बिंदुओं पर समस्त जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, इसके आधार पर कोई न कोई एक क्वेश्चन आपका इस परीक्षा में होगा, आपके रीट एग्जाम में, जिसमें समिति आयोग या शिक्षाविद इसके आधार पर। कल इसके आगे हम किसी इससे अगले वाले दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।